हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि और कितने डांस करने बाकी हैं। और एक पर्सन कहता है कि यार मैं तो काउंट कर करके थक चुका हूँ, 1 घंटे से ये लोग डांस पे डांस किए जा रहे हैं और सॉन्ग पे सॉन्ग बजे जा रहे हैं और गिनने में हमारी उंगलियां थक चुकी हैं। इसका मतलब ये था कि लास्ट जिस एपिसोड पे हमने छोड़ा था कि हमारे हीरो ने तब से डांस करना शुरू किया है, 1 वीक से वो डांस ही करे जा रहे हैं। सॉरी ये मजाक था। मगर सच में लोग लगातार इनका डांस देखकर तो यही कह रहे होते हैं कि क्या हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए। और फिर कोई कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये ब्रॉन पार्ट का अपना इंटरनल मैटर है, इसमें हम लोग बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और फिर कोई आपस में बातें करने लगता है कि ये तो पहले अच्छे से रहते थे ना, क्या इन लोगों के आपस में झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है क्या। ड्यूक ब्रॉनपार्ट कभी भी इस तरीके से गुस्से में नहीं आते और वो इस हद तक कभी भी नहीं जाते, कुछ ज्यादा गहरा हुआ है क्या। और तभी एक लेडी कहती है अरे ग्लोबल वाला किस्सा नहीं पता कि हमारी हीरोइन ने क्या किया था, वहां पर अपनी सारी की सारी पेंशन दांव पे लगा दी थी। अरे क्या सच में, तो इसकी वजह से क्या वो नाराज हैं। मगर यहाँ पर इजरा डेलीवेली भी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे हाँ, वो महाराज के केनाइट्स उन्हें वहां पर लेकर जा चुके हैं, मगर उधर देखो ना, यहाँ तक के उनके मेन हेड भी कुछ नहीं कह रहे, वो भी चुपचाप खड़े हैं। हाँ, लॉर्ड डेलीवेले तो मतलब लगता नहीं है कि वो ब्रॉन पार्ट से डरते हैं क्योंकि दोनों बराबरी में हैं, मगर फिर भी वो चुपचाप सारी चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे लगता है कि इस बार इजरा ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। अरे इजरा क्या, अगर कोई और फैमिली भी होती, अगर हम ही होते, कोई भी ब्रॉनपार्ट फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहेगा। और तभी एक दादी माँ दूर से देखते हुए कहती है लगता है कि सार ने अब अपनी लाइफ सेटल करने के बारे में सोच ही लिया है। और तभी एक शख्स कहता है कि मैडम आप ये क्या बोल रही हैं, आपके कहने का क्या मतलब है। और तभी फिर वो मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मुझे तो लगा था ड्यूक ब्रॉनपार्ट कभी भी शादी बारे में नहीं सोचेंगे, मगर अब लगता है कि ईवा को जिस बात का डर था वो अब दूर हो चुका है। और तभी वो शख्स कहता है मैडम शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये दोनों भाई बहन है। और दो लड़कियां आपस में बातें करती हुई कहती हैं लगता है बुढ़िया सठे आ गई है, देखो तो वो फिर से इधर उधर की बातें करने लगी है। और फिर वो बुजुर्ग और सामने की ओर देखने लगती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लोग भाई बहन है। जरा तुम ही देखकर बताओ तो कौन सा भाई अपनी बहन को इस तरीके से देखता है भला, उसकी आंखों में कितना जुनून है। पहले हम तो यही सोचते रहते थे कि ये किसी लड़की के साथ सेटल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसे इसके जैसी लड़की चाहिए थी, उसकी पसंद ये थी, तो वो किसी मामूली लड़की के साथ कैसे सेटल हो सकता था। चलो खुशी की बात है, अब ईवा भी खुश होगी और आराम करेगी। और तभी फिर उसकी मेड कहती है मैडम आपको ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए। और फिर वो लोगों की तरफ थोड़ा सा देखते हुए और एम्बैरेसमेंट फील करते हुए कहती है कि माफ कीजिएगा, ये कभी घर से बाहर नहीं निकलती ना, बहुत देर के बाद निकली है, इसलिए शायद थोड़ा सा इन्हें देखने और परखने में प्रॉब्लम हो रही है। और लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे और सब हंसने लगे थे, मगर कुछ लोग अभी भी चुपचाप इस चीज के बारे में सोच रहे थे कि हाँ, मगर ये कुछ अजीब नहीं है, इन दोनों को डांस करता देखकर सच में ये भाई बहन तो बिल्कुल नहीं लग रहे। और फिर इधर हम पहुंचते हैं हमारे ड्यूक और हमारी हीरोइन के डांस की ओर। यहाँ पर वो लोग मतलब इतना पागलों की तरह डांस कर रहे थे, दोनों के दोनों पसीने से लथपथ हुए पड़े थे और हमारी हीरोइन की पूरी जान निकली पड़ी थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, उसकी धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी तेज तेज धड़कने उसके चेहरे पर आए हुए पसीने का सबूत थी, वो हाँफ रही थी, मगर फिर भी वो ड्यूक को कुछ नहीं कहती। और ये देखकर हमारी हीरो उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम मुझे सच में इतना नापसंद करती हो। उसकी एकदम से जान निकली हुई थी, वो हाँफते हुए आगे की ओर बढ़ती है और अपना सर हमारे के सार के सीने पर रखती है और जोर जोर से सांसें लेते हुए कहती है कि हाँ ऐसे ही है,
क्योंकि मैंने तुम्हें ठुकरा दिया इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना। वो ये बोलती है बिल्कुल हाँफते हुए, और ये सुनकर हमारे हीरो को तो एक झटका सा लगता है, क्योंकि उसके लिए ये सच में अब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। पहले तो वो यहाँ पर आ गई थी बिना उसे बताए, और अब ये सब, और अभी भी वो कुछ नहीं बोल रही। उसका गुस्सा और बढ़ चुका था, इसलिए तो वो सारा का सारा गुस्सा उसे उस फ्लोर पर नचा नचा के उतार रहा था। तभी तो वो फिर से, जबकि वो हाँफ रही थी और इस वक्त उसे रेस्ट चाहिए थी, वो उसका हाथ ऊपर की ओर बढ़ाते हुए फिर से डांस करना शुरू कर देता है। और इस बार वो बिल्कुल भी संभल नहीं पाती और गलती से उसके पैरों से उसकी जूती निकल जाती है। उसके पैरों की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि 1 घंटे डांस करने के बाद उसकी सच में कितनी बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि उसके पैर बिल्कुल खून से लथपथ हो चुके थे और वो एकदम से गिरने वाली थी। मगर वो गिरती भी कहाँ पर, इसलिए तो वो केसार का कंधे को जकड़कर पकड़ लेती है और केसार भी उसे पकड़ लेता है और फिर वो कहती है हाँ। और ये बोलकर वो एकदम से हंसने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ रही थी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किसकी गलती है। वो बड़े गौर से नीचे की ओर देखने लगती है। उसकी नजर उन पैरों पर होती है जो इस वक्त खून पर लथपथ थे, और उसे वो पल, वो दिन याद आया जब पहली बार उसने गलती की थी और कैसार ने उसके पैरों पर पैर रखे थे। वो दिन उसे एक पल से ऐसे लग रहे थे कि आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, वही दर्द फिर से महसूस हो रहा है। और कैसार उस पर चिल्लाकर कह रहा था कि तुम एक औरत के साथ खुद ब खुद डील नहीं कर पाई? हाँ, आगे चल के तुम लोगों के साथ कैसे डील करोगी? तुम किसी भी तरीके से उसे मना सकती थी ना, तुम उसे अपनी बातों से लुभा सकती थी, तुम उसका विश्वास जीत सकती थी, और कुछ नहीं। तो एक काम में तुम बिल्कुल परफेक्ट हो ना, और वो है गिड़गिड़ाने में। हाँ, तो अपने प्राइड को एक तरफ करके गिड़गिड़ाती ना, वो सबसे बेस्ट था। मगर कुछ तो करती, मगर तुमने तो कुछ और ही चुना उसका सामना करना। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम उनका सामना कर सको? और फिर वो उस पल को याद करके गहरी सांस लेने लगती है और सोचने लगती है कि हाँ, मैं ये नहीं कर सकती इनका सामना। मगर कैसार उसे एक पल के लिए भी आराम नहीं करने देता और फिर से उसको हवा में उछालकर उसके साथ डांस करने लगता है। वो इस वक्त कठपुतली की तरह बस उसकी बाहों में खेल रही थी। कैसार कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, उसे बस अपनी उंगलियों पर नचाए जा रहा था। उसका दम निकल रहा था, उसकी सांस फूल रही थी, मगर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। और तभी वो सोचने लगती है कि मुझे कहा गया था कि कैसार जो चाहता है मुझे उसकी हर एक इच्छा पूरी करनी होगी, हर एक इच्छा। और तभी फिर वो उसे देखकर कहती है कि मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ। और मन में सोचने लगती है कि एक शू शाइनर के लिए उसकी इज्जत दांव पे लगाना और कीमत अच्छी मिले, एक बार इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। और फिर वो उसे देखकर कहती है कि तुम क्या दाम देना चाहोगे मेरे लिए? और ये सुनकर बिल्कुल कैसार तो हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या कह रही है। और तभी फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि लॉर्ड इज़रा ने कहा कि सेकंड सन होने की वजह से उनके पास ज्यादा कोई भी अथॉरिटी नहीं है। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे दाज दहेज अच्छा मिल जाए तो शायद मैं उसकी हेल्प कर सकूंगी। और ये बोलकर वो कैसार को अपने पसीने से आए हुए भीगे चेहरे से देखते हुए कहती है कि उसने मुझसे वादा किया है कि वो एक अच्छा पति बनेगा। और उसकी ये बात सुनकर कैसार को जैसे कहीं ना कहीं अंदर से झटका लगता है और वो चुपचाप बस उसे घूरे जा रहा था, मानो उसके जिस्म से किसी ने रूह निकाल ली हो। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि क्या सच में
तुम लॉर्ड इज़रा के साथ शादी करना चाहती हो? उसकी आंखों में उसका दर्द इस बार साफ नजर आ रहा था कि उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो उससे दूर जा रही है। मगर इससे पहले कि कुछ और होता, उसी वक्त इज़रा आकर उसके चेहरे पर, यानी कि किसार के चेहरे पर जोर से अपनी कोहनी मारता है। और तभी उसके पापा आगे आते हैं कि इज़रा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये ब्रॉन पार्ट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तभी फिर इज़रा गुस्से में कहता है, और कितने सेल्फिश बनोगे तुम, और कितने नीचे गिरोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, कभी दूसरों के बारे में भी सोच लेना चाहिए तुम्हें। और फिर ये बोलकर वो दूसरी तरफ एडेबल को देखने लगता है। एडेबल इस वक्त गिरने वाली होती है। वो उसे कंधा देता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? और उसे इस तरीके से उसकी केयर करता देख हमारे हीरो को तो सच में और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसका मन तो इस वक्त कर रहा था कि वो इसका गला दबा दे, मगर फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करता है। और इधर इज़रा बड़े प्यार से एडेबल का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। मगर तभी हीरोइन उसे रोकते हुए कहती है कि 1 मिनट। और फिर वो सामने की ओर केसार को देखते हुए कहती है कि मैं किसी भी वक्त आ सकती हूँ। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो बोनी के हाथ में मैसेज भेज देना, मैं आ जाऊंगी। और ये कहकर फिर इज़रा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अंदर अपने महल की ओर लेकर जाने लगता है। और हमारे हीरो वहीं पर खड़े बस उसे दूर जाता हुआ देख रहे थे। और ये दूरी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रही थी। उसे अब समझ में आ रहा था कि सच में उनके बीच में बहुत ज्यादा गहरी दूरियां आ चुकी हैं। रात बहुत ज्यादा काली और गहरी हो चुकी थी। इज़रा हमारी हीरोइन को अपने कमरे में लेकर जाने के लिए धीरे धीरे से उसके साथ चल रहा था। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे पैर, सच में इनकी कितनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। मुझे लगा था कि थोड़ा कम दर्द हो रहा होगा, मगर इन्हें तो देखकर मुझे अजीब सा लग रहा है। तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा, बस हम लोग कमरे में पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? धीरे धीरे चलो। और फिर एकदम से उसे एहसास होता है कि कोई उन दोनों को छुप के देख रहा है। और तभी उसकी नजर एक कर्टन के पीछे जाती है। और फिर वो पलटकर कहता है कि यहाँ पर कोई है क्या? जो भी है, इससे पहले कि मैं अपने सिपाहियों को बाहर बुलाऊं, खुद ब खुद जल्द से जल्द बाहर आ जाए। पर उधर से कोई भी जवाब नहीं आता और एकदम से खामोशी सी छाई हुई होती है। हल्की सी सरसराहट सी होती है। इज़रा बहुत ध्यान से देखने लगता है कि आखिर है कौन जो बाहर नहीं आ रहा। और फिर वो आगे की ओर बढ़ता है। हमारी हीरोइन को अपने पीछे रख लेता है कि कहीं कोई खतरे वाली बात ना हो। मगर जब वो सामने की ओर देखता है तो उसे वाइट बाल नजर आते हैं, और जिसे देखकर शायद वो समझ चुका था कि कौन है। और फिर वो एकदम से हैरानी भरे अंदाज में सामने की ओर देखकर कहता है कि कौन है? क्या सच में आप हैं? और इसके साथ ही इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।